स्वागत है। आप देख रहे हैं A24 न्यूज समाचारों के साथ मैं हूं रेखा शर्मा। अलवर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने शनिवार को पुलिस के 50 जवानों को सम्मानित किया। इन सभी जवानों ने पुलिस के अलग अलग सेक्टर में बेहतरीन कार्य किया। एसपी तेजस्विनी गौतम ने कहा कि पुलिस रात दिन काम करती है। कांस्टेबल से लेकर डीजीपी तक हम लोग लगे रहते हैं। प्रशस्ति पत्र मिलने से मोटिवेशन मिलता है, इसलिए हमने मालखाना से लेकर क्राइम कंट्रोल करने वाले ऐसे 50 पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया है। चाहे फाइल का डिस्पोजल हो रहा हो या ऑफिस मैनेजमेंट करने वाले हों, अच्छा कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया है। आगे भी अच्छा माहौल बनाए रखने के लिए हर 3 से 4 माह में पुलिस कर्मियों को सम्मानित करते रहेंगे। एसपी गौतम ने कहा कि पिछले साल के कामकाज के कारण हमारी रिकॉर्ड पेंडेंसी कम हुई है, जिसमें अब एसएचओ, आईओ, सुपरवाइजर सहित सभी सीओ का जबरदस्त सहयोग मिला है। उन सबके प्रयासों की बदौलत ही रिकॉर्ड पेंडेंसी कम हो सकी है। देखिए, हर बार हम ये बात करते हैं कि पुलिस में मोटिवेशन नहीं है, रात दिन पुलिस काम करती है। पुलिस का हमारा हर जवान, कांस्टेबल से लेकर चाहे डीजीपी तक हो, हम लोग लगे रहते हैं, लेकिन उसकी एक छोटी सी प्रशस्ति पत्र देने में ही उनकी मोटिवेशन लेवल्स काफ़ी बढ़ते हैं। तो हमने हर सीओ साहिबान से उनके सेक्टर में जिन्होंने ऐसा काम किया अपने अपने क्षेत्र में, चाहे अगर वो एलसीबी लगा या मालखाना में भी है, लेकिन अगर मालखाना का डिस्पोजल बहुत अच्छा है तो भी हमने उसको नाम मांगे थे। आज हमने 50 ऐसे लोगों को चिन्हित किया, कांस्टेबल से लेके सब इंस्पेक्टर तक, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बेहतरीन काम किया, चाहे वो क्राइम कंट्रोल हो, लॉ एंड ऑर्डर मैनेजमेंट हो, ऑफिस वर्क हो, मालखाना मैनेजमेंट हो, फाइल्स का डिस्पोजल हो इन्वेस्टिगेशन में। तो सभी को इसमें मनोनीत करके, जिनके खिलाफ कोई भी ऐसी कोई शिकायत पेंडिंग नहीं थी, जिन्होंने बेहतरीन काम किया, उनको उनके काम के लिए वर्ष 2021 के लिए सम्मानित किया गया। ये कार्यक्रम माननीय आईजी साहब के द्वारा होना था, लेकिन क्योंकि कोविड की गाइडलाइंस आ गई और ये हो नहीं पाया, और आज कल से पूरे लगातार बारिश चल रही है, इसलिए हमें ये अंदर करना पड़ा, वरना हम इसको परेड के साथ सेरेमोनियल तरीके से करते। और आगे भी एक अच्छा माहौल, कॉम्पिटिटिव हेल्दी कंपटीशन का माहौल हम चाहते हैं कि रहे, कि ऐसे प्रशस्ति पत्र और सम्मान समारोह हम हर 3-4 महीने में करते रहें। जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने साल की पहली क्राइम मीटिंग ली, जिसमें सभी पुलिस अफसर को निर्देशित दिए गए कि जिले में क्राइम कंट्रोल करने में अच्छा कार्य करते आ रहे हैं, जिसे बेहतर करना होगा ताकि अलवर में क्राइम को कम किया जा सके। इस दौरान अलवर पुलिस के कई अधिकारी मौजूद रहे। अलवर जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम के नेतृत्व में सभी थाना अधिकारियों, सीओ, एडिशनल एसपी के साथ मंथन हेतु इस साल की पहली बैठक का आयोजन किया गया। एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि बैठक में अधिकारियों के साथ मंथन किया गया था कि पुलिस मुख्यालय की तरफ से पुलिस के लिए 7 प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं। उन प्राथमिकताओं पर हमारा क्या रोड मैप होगा, कैसे हम उनका क्रियान्वयन करेंगे, और साथ ही साथ संगठित अपराध, साइबर अपराध, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराध पर त्वरित कार्रवाई करने पर हम मंथन करेंगे। अलवर में झूठे अपराध अधिक करवाए जाते हैं, उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई पर मंथन करेंगे। सबसे प्रमुख प्राथमिकता कोविड-19 रहेगी। मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशानुसार जल्द ही हम सभी व्यापार संगठन और सामाजिक संगठनों के साथ बैठक करेंगे कि कैसे जन जागरूकता अभियान लाया जा सके, क्योंकि पेनल्टी लगाना तो एक ऑप्शन है, लेकिन अगर हर व्यक्ति अपनी स्वयं की जिम्मेदारी समझेगा और सतर्क रहेगा तो ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। साथ ही पोस्ट कोविड, जिसमें काफी संख्या में लोग पहले पॉजिटिव हो चुके हैं, उनके ऊपर भी हमारी प्राथमिकता रहेगी। देखिए, साल की पहली क्राइम मीटिंग है हमारी, नया साल शुरू हुआ है, तो सभी एसएचओ, सीओज और एडिशनल एसपीज के साथ एक मंथन, आगे का क्या रोड मैप होना चाहिए हमारा। पुलिस मुख्यालय की तरफ से इस बार 7 पुलिस प्राथमिकताएं हमारे लिए निर्धारित की गई हैं। उनके ऊपर हमारा क्या रोड मैप होगा, कैसे हम उसका क्रियान्वयन करेंगे, और साथ ही साथ संगठित अपराध, साइबर अपराध और महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई, एवं क्योंकि अलवर स्पेसिफिक ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा इशू है कि जो झूठे परिवार ऐसे हीनियस ऑफेंसेस में कराते हैं, उनके खिलाफ भी विधिवत कार्रवाई करना हम इस साल हमारी प्रायोरिटी रहेगी, और उसी को आगे डिस्कस करना है। साथ ही साथ एट प्रेजेंट हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी है कोविड।
कोविड का ये जो एकदम से केसेस में बढ़ोतरी आई है, कल सीएम साहब ने भी एक वीसी दी थी, उसमें भी यही दिशा निर्देश दिए हैं। जल्दी हम सभी व्यापार संगठनों के साथ, सभी रिलीजियस लीडर्स, एनजीओज के साथ एक मीटिंग लेकर तय करेंगे कि कैसे एक जन जागरूकता अभियान इसमें लाया जा सके, क्योंकि पेनल्टी लगाने के लिए तो एक ऑप्शन है, लेकिन अगर हर व्यक्ति इंडिविजुअल कैपेसिटी में अपनी जिम्मेदारी समझेगा और अपने लिए सतर्क रहेगा, अपने परिवार के लिए सतर्क रहेगा, तो हम इस कोविड की बीमारी को अपने ऊपर हेल्थ वाइज ज़्यादा परेशानी नहीं करने दे सकते हैं। साथ ही पोस्ट कोविड, क्योंकि अब ऐसी काफ़ी जनता है जिसको पहले और सेकेंड वेव में कोविड हो चुका है, वैक्सीन लगने के कारण उनको इस वाले कोविड से ज़्यादा सिम्टम्स तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस के लिए WHO और डॉक्टर्स ने दोनों ने ही कहा है कि उसका कोई पहले से हम बता नहीं सकते कितने सीवियर होंगे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि कोविड के ऊपर हमारी क्या रणनीति रहेगी उसके ऊपर भी आज चर्चा और दिशा निर्देश दिए हैं, और बेहतर तरीके से हम अलवर ज़िले की जनता को पुलिसिंग दे पाएँ, ये भी हमारी प्राथमिकता रहेगी। मैम, साइबर बलात्कार और जमीन विवाद मेन पुलिस के लिए समस्या होती है, तो किस तरह के उन अपराधों के लिए क्या दिशा निर्देश दिए जाए? देखिए, ये जैसा कि आपने बताया, महिला, बच्चों और कमज़ोर वर्गों के लिए जो त्वरित अनुसंधान, गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान, तो हमारी पुलिस प्राथमिकता भी है PHQ के द्वारा। तो डेफिनेटली उस कॉन्टेक्स्ट में बेहतरीन काम करने की कोशिश करेंगे। साइबर अपराधों की जहाँ तक की बात है, तो हमेशा ये बात आती है कि मेवात रीजन के ऊपर एक JCIT भी बनाई है MHA ने, तो उसके ऊपर काफ़ी हमेशा बात आती है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा होते हैं। तो हम कोशिश करेंगे, जैसा कि हमने पिछले साल में किया था, अलवर का नाम हर MHA की मीटिंग में नंबर 1 लिया गया है, हमारे प्रयासों को काफ़ी सराहा था। इस बार हम उससे भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अलवर में शुक्रवार रात से ही हो रही झमाझम बरसात से शहर के नाले भर गए हैं, जिसे देखने नगर परिषद आयुक्त व सभापति निकले निरीक्षण करने, और नालों को भरा हुआ देखकर उन्होंने मौके पर ही नालों की साफ सफाई करवाने का निर्णय लिया। अलवर शहर में काफी दिनों से नालों की साफ सफाई नहीं होने से बीते तेज बारिश से अलवर शहर में नाले उफान पर आ गए। नालों में लोगों द्वारा थर्माकोल, पॉलीथीन व अन्य कचरा डाला हुआ था, वो नालों की जालियों में जम गया, जिससे नाले अवरुद्ध हो गए। नगर परिषद आयुक्त कमलेश कुमार मीणा ने बताया कि नालों में लोगों के द्वारा थर्माकोल, पॉलीथीन व अन्य कचरा डाल दिया जाता था, जिससे नाले अवरुद्ध हो गए। उनकी साफ सफाई कर कचरे को डंपिंग यार्ड में पहुंचाया जा रहा है। आज क्योंकि अलवर शहर में रात को 12:30 बजे से ही तेज़ बरसात हुई थी, मूसलाधार बरसात थी, जो सुबह 8:30 बजे तक चली है। उसके बाद में जहाँ पे भी बड़े नाले हैं, जिनमें क्या है कि लोगों द्वारा जो थर्माकोल और प्लास्टिक पट्टी उनमें फेंकी गई थी, तो हमने उसके लिए कई जगह पे उनको रोकने के लिए जाल लगाए हुए थे। उन जालों में वो थर्माकोल और ये फंस गए थे, तो उनको सबको हटवा करके और नालों में से वो पूरा जितना भी मलबा है उनको बाहर निकलवा रहे हैं, और इसको हाथों हाथ ही हम ट्रैक्टर ट्रॉली में भरवा करके डंपिंग यार्ड में पहुँचा रहे हैं। शनिवार सुबह राजगढ़ के सकट निवासी 2 सगे भाई ट्रेन से कट गए। दोनों की मौत हो गई। एक की उम्र करीब 21 साल, वहीं दूसरे की उम्र 19 साल की थी। पुलिस ने पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। सकट निवासी रामकिशोर मीणा ने बताया कि उनके 2 बेटे हैं, दोनों अलवर में कोचिंग कर रहे थे। लोकेश व राहुल शनिवार सुबह शौच करने के लिए रूपास के खाली खेतों की तरफ गए, जिससे पटरी पार करते समय ट्रेन से कट गए। अब तक उनको इतना ही पता लगा है। मृतक युवकों के पिता का रो रो कर बुरा हाल है, वह अस्पताल में ही बिलखते रहे। जिसके 2 बेटे थे, दोनों की मौत हो गई। 2 बहन हैं, एक बहन शादीशुदा है। मृतक के पिता रामकिशोर मीणा ने बताया कि उनके दोनों बेटे रिश्तेदार के मकान पर रह रहे थे। 2 साल से यहीं पर तैयारी कर रहे थे। बीच में लॉकडाउन लगा, तब गांव आए थे। अब 1 महीने पहले ही गांव से वापस अलवर आए हैं। लोकेश ने BA कर रखी है, वहीं राहुल 2nd ईयर में पढ़ रहा था। दोनों साथ में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहे थे। दोनों की ट्रेन से कटने से मौत हो गई। पुलिस ने बताया है कि अभी ट्रेन के कटने के कारण का पूरा पता नहीं चल पाया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि सुबह जल्दी शौच करने गए थे, ट्रेन के आगे का आने का पता नहीं चला, जिसके कारण दोनों कट गए। सर, मेरे बच्चे अलवर में रह रहे थे, यही कोचिंग कर रहे थे वो। अच्छा, क्या क्या नाम था दोनों का? लोकेश और रावल। अच्छा, फिर रात सुबह जंगल गए थे वो। अच्छा, गाड़ी की चपेट में आकर के
मर गए सर दोनों। अच्छा, तो कहाँ कहाँ रह रहे थे यहाँ पर? रुब्बास में। कौन लोकेश कौन सी में पढ़ता था? लोकेश ने बीए कर रखी थी सर। और दूसरे दूसरे क्या नाम है? राहुल उसने क्या कर रखी थी? सेकंड ईयर में था सर वो। अच्छा, तो यहाँ कहाँ पढ़ रहे थे? या कोचिंग कर रहे थे यहाँ। अच्छा, कितने दिन से रह रहे थे यहाँ पर? सब 2 साल से रह रहे थे, लेकिन लॉकडाउन लग गया था, अब आए थे वो महीना एक से। अच्छा, तो दोनों एक साथ रह रहे थे यहाँ? दोनों एक साथ। किराए के मकान में? यहाँ नहीं सर, रिश्तेदार का मकान था वो। कौन सी जगह? रुब्बास में ही है, पुड़िया के पास में। फिर क्या हुआ, क्या सूचना मिली थी आज आपको? मेरे को तब घर सूचना मिली थी, सब दोनों चिरेट कर गाड़ी सुकट गए घर। कहाँ कहाँ गए थे सुबह? जंगल। अच्छा, तो ट्रेन की चपेट में आए? हाँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? राम किशोर मीणा। गांव कौन सा है आपका? सकट। अलवर के नारायणपुर के गड़ी मामोड़ गांव में शुक्रवार को खाद का ट्रक आया तो यूरिया लेने के लिए हजारों किसानों की भीड़ जुट गई। एक बोरी यूरिया के लिए लोग ट्रक के पीछे दौड़ते आए। बीच में पुलिस की जिप्सी भी थी, लेकिन वो भी लोगों को नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। अलवर में यूरिया की इतनी किल्लत पहली बार देखी गई है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच हजारों किसानों का बिना सोशल डिस्टेंसिंग के जुटना चिंता का विषय है। किसानों का कहना है कि कोरोना से बचने के साथ ही फसलों को भी चौपट होने से बचाना जरूरी है। किसानों का कहना है कि असल में खाद की किल्लत शुरू हो चुकी है, लेकिन सरकार इस समस्या को कभी गंभीरता से नहीं लेती है। खाद वितरण की गाइडलाइन नहीं है, न वितरण का कोई समय है, तभी तो ग्रामीण खाद के ट्रक को देखकर जुट जाते हैं। किसानों का कहना है कि पूरे जिले में यही हाल है। यूरिया नहीं मिलने से संकट बना हुआ है। हर किसान को चिंता है कि खाद नहीं मिली तो खेती हाथ से चली जाएगी। इसके कारण वे घंटों तक लाइन में लगे रहते हैं। हमारे रबी सीजन की हम बात करते हैं तो टोटल 60,000 मैट्रिक टन की डिमांड हमने बना के भेजी थी फरवरी एंड तक के लिए, जिसके अगेंस्ट में हमारे पास 7 जनवरी तक हमारे पास 50,000 मैट्रिक टन यूरिया हमको मिल गया है और हमारी डिमांड के अकॉर्डिंग हमको बराबर यूरिया मिल रहा है। और चूंकि अभी 5 तारीख को ज़िले में ठीक ठाक बारिश हो गई है, जो कि लगभग उसने एक सिंचाई का काम किया है, उससे अचानक मतलब सभी पूरे ज़िले में एक साथ किसानों की जो यूरिया की जो डिमांड है वो बढ़ गई है। तो अभी हमें जो इफ़को का और इसका श्री राम का जो यूरिया मिला है, चूँकि डिमांड ज़्यादा है इस समय किसानों की, और वो इसलिए एक साथ बारिश हो गई। अदरवाइज़ बारिश नहीं होती या किसान अपने इरिगेशन के माध्यम से ही यूरिया खेत में यूज़ करता तो अचानक इतनी मांग नहीं बढ़ती। तो अचानक मांग बढ़ जाने की वजह से अभी ये जो यूरिया है उसके ख़रीदने के लिए किसानों की लाइनें लगी हैं और हमारा प्रयास ये रहेगा कि आने वाले समय में पर्याप्त आपूर्ति ज़िले में हो, जिसके लिए हमारा आयुक्तालय भी पूरी तरह से गंभीर है, सरकार पूरी तरह से गंभीर है और बराबर यूरिया हमको मिल भी रहा है। और जो यूरिया की रैक अथवा यूरिया की गाड़ी बाई रोड बाहर से आती है तो उसमें हमने डिस्ट्रीब्यूशन प्लान ये बना रखा है कि जो आपूर्तिकर्ता कंपनी है उनसे हम डीलर वाइज डिस्पैच प्लान ले लेते हैं, जिसको हम हमारे जो विभाग का जो ग्रुप है जिसमें कृषि पर्यवेक्षक, सहायक कृषि अधिकारी, असिस्टेंट डायरेक्टर जुड़े हुए हैं, साथ ही जिला प्रशासन का जो ग्रुप जिसमें तहसीलदार, बीडीओ साहबान, एसडीएम साहबान जुड़े हुए हैं, उनको हम शेयर करते हैं और पुलिस और प्रशासन का पूरा सहयोग लेके हम यूरिया का समुचित वितरण किसानों में कराते हैं। कहीं हमको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर लाइन ऑर्डर की स्थिति बिगड़ सकती है तो वहाँ पर हम संबंधित जो उपखंड अधिकारी महोदय हैं उनको निवेदन करते हैं, उनके माध्यम से हम पुलिस की व्यवस्था मिल जाती है और सही तरीके से किसानों में हम वितरण। नगर विकास न्यास ने अलवर शहर के सीमावर्ती क्षेत्र में अवैध प्लांटिंग रोकने के लिए अभियान तेज कर दिया है। शुक्रवार को यूआईटी की टीम ने बूरा खुद से कटी घाटी की तरफ जाने वाली सड़क के प्लांटिंग के अवैध कब्जे तोड़े। जयपुर रोड पर रितुम्बरा रिसोर्ट के पीछे ली वाली, जयपुर रोड पर सिल्वर ऑक स्कूल के सामने तथा गांव खेड़ा में भी अवैध प्लांटिंग को हटाया गया। अतिक्रमण निरोधक अधिकारी भानुश्री के निर्देशन में यूआईटी के दल ने अतिक्रमण हटाया। अतिक्रमण निरोधक अधिकारी भानुश्री ने बताया कि अलवर शहर तथा इसके समीपवर्ती क्षेत्र में हो रहे अवैध प्लांटिंग पर सचिव डॉक्टर मंजू के निर्देशन पर सब किया जा रहा है और इसे चिन्हित किया गया है। उन्होंने बताया
कि आम आदमी को इस अवैध कॉलोनियों में प्लांट नहीं खरीदने चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। एक्चुअल में ये हमारे न्यास क्षेत्र में जो कृषि भूमि है, इस पर जो काश्तकार हैं या और जो भी उनके साथ प्लॉटिंग करता है, वो विदाउट कन्वर्जन के और बिना किसी परमिशन के इस तरह से कृषि भूमि पर आवासीय काम कर रहे हैं, जिन पे नियमानुसार न्यास एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इसमें एक तो रितुम्बरा के पीछे है, वो ग्राम लिवारी में आती है कृषि भूमि, लगभग 10 से 15 बीघा के आसपास है। एक ग्राम भाखेड़ा की है, ये 30-35 बीघा ज़मीन ऐसी है जिस पे बिना कन्वर्जन के प्लॉटिंग का कार्य किया जा रहा था। तो नियमानुसार इस पे कार्रवाई की गई है। इसमें बनी जो सड़कें हैं और 4 दीवारी है उनको हाँ, इससे पहले भी हमारी कार्रवाई क्या है, नियमानुसार निरंतर चलती रहती हैं। अभी कुछ समय पहले रामगढ़ रोड पे भी हुई, उससे पहले यहीं इसी रोड पे भी हुई थी पहले, और फिर से है। आगे जो भी है ये ऐसे प्रोग्राम निरंतर जारी रहेगा। चूड़ी मार्केट व्यापार महासंघ द्वारा शनिवार को नगर परिषद में नगर परिषद सभापति को विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। चूड़ी मार्केट व्यापार महासंघ के अध्यक्ष रिंकू अरोड़ा ने बताया कि मार्केट के अंदर अतिक्रमण की समस्या और गंदगी की समस्या एवं मार्केट के अंदर रात्रि में रोड लाइट नहीं जलती हैं। इन सब समस्याओं को लेकर आज सभापति को अवगत कराया है। उन्होंने जल्द ही इन समस्याओं को हल करने का आश्वासन हमें दिया है। वहीं सभापति का कहना था कि चूड़ी मार्केट व्यापार संघ ने मुझे समस्याएं बताई हैं, हम उनका जल्द से जल्द निवारण करेंगे। आज नगर परिषद चेयरमैन साहब का चूड़ी मार्केट व्यापार संघ द्वारा स्वागत भी किया गया और एक ज्ञापन हमने इस संदर्भ में दिया कि चूड़ी मार्केट में काफ़ी वर्षों से सफाई व्यवस्था का दौर जो था वो बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ था। नाले भरे हुए थे, हर तरीके से गंदगी दस्तूर हुई पर थी। और इसके अलावा मार्केट के अंदर जो अतिक्रमण की व्यवस्था जो है, जो कई सालों से जिसका निवारण नहीं हो पाया, उस संदर्भ के अंदर बताया है। और तीसरा हमने जो लाइट की व्यवस्था जो आए दिन चरमराई पड़ी है मार्केट के अंदर, मतलब हर तरीके से अंधेरा व्यस्त है और जिससे चोरी का भय भी बना होता है। इस चीज़ के लिए तो अब सभापति साहब ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि 4 या 5 दिन के अंदर आपकी सारी व्यवस्थाओं के ऊपर निरीक्षण किया जाएगा। जो चूड़ी मार्केट है जो आपको ज्ञापन दिया है, यूनियन के अध्यक्ष रिंकू अरोड़ा जी मेरे पास आए। इन्होंने मुझे बताया कि सालों से चूड़ी मार्केट की सफाई व्यवस्था नहीं हुई है। चूड़ी मार्केट में रात को लाइटें नहीं जलती हैं और प्लस अतिक्रमण भी है। मैंने इनको आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द 5 या 7 दिन के अंदर मैं चूड़ी मार्केट में लाइट की व्यवस्था सुधरवा दूंगा, इनकी सफाई करा दूंगा और ये आश्वासन दिया है। एक अतिक्रमण की समस्या को लेकर अतिक्रमण की समस्या को लेकर इनसे मैंने बात की है। मार्केट वाले भी मेरे साथ देने के लिए तैयार है। ये कहना है कि आप आओ, एक दिन व्यापारी से बैठ के बात कर लेंगे और जल्द से जल्द अतिक्रमण को हटा दिया जाए। इससे गरीब लोगों को परेशानी भी ना हो। अतिक्रमण शनिवार को शांतिकुंज स्थित आचार्य हस्ती चिकित्सालय में निःशुल्क घुटने व कूल्हे का जोड़ प्रत्यारोपण शिविर आयोजित किया गया। महावीर इंटरनेशनल संस्था से जुड़े कोषाध्यक्ष महेंद्र मोदी ने बताया कि इस शिविर में फोर्टिस हॉस्पिटल जयपुर के डॉक्टर अनूप झुरानी एवं उनकी टीम और डॉक्टर हार्दिक सहानी ने शिविर में अपनी सेवाएं दी एवं मरीजों को उचित सलाह और उनकी समस्याओं का निराकरण किया। मोदी ने बताया कि चिकित्सालय में एक कैंप लगाया गया है जिसमें मरीजों की हड्डियों में कैल्शियम की जांच की जा रही है। आचार्य हस्ती चिकित्सालय शांति कुंज अलवर में जो है हड्डियों का निःशुल्क घुटने एवं कूल्हे जोड़ प्रत्यारोपण का शिविर आयोजित किया गया है, जिसमें फोर्टिस हॉस्पिटल के डॉक्टर अनूप झुर्रानी की टीम के हार्दिक सहानी 11:30 बजे आएंगे, है ना, और उसके बाद 2 बजे तक वो मरीजों को देखेंगे और अपनी जो है उनको जो है उचित सलाह और उचित निराकरण के लिए जो है दवा के और उस प्रेस्क्रिप्शन के लिए लिखेंगे। मैं हेमंत मोदी, मैं कोषाध्यक्ष हूँ महावीर इंटरनेशनल आचार्य हस्ती चिकित्सालय अलवर का। और दूसरा कैंप हमने जो है बीएमडी का लगवाया है। बीएमडी में जो है हड्डियों की कैल्शियम की जांच की जाती है, वो भी निःशुल्क लगाया जा रहा है और वो बराबर चल रहा है। मरीज आ रहे हैं, अपनी हड्डियों की जांच करवा रहे हैं। हड्डियों की जांच के लिए 45 हो चुके हैं, है ना। और जो डॉक्टर जो है जयपुर से फोर्टिस वाले आ रहे हैं, उनके लिए अभी जो है मरीज 11:30 बजे का टाइम दिया, तो उसके बाद आने चालू होंगे और उसके बाद उनका जांच जो है वो बीएमडी की जांच तो निःशुल्क है। बाकी अगर मान लो डॉक्टर साहब जो है कोई एक्सरे वगैरह करते हैं तो हमारे यहाँ जो है रियायती दर पर की जाती हैं।
हम जो है 250 रुपये का जो है एक्सरे उसको जो है 180 रुपये में करते हैं। और सभी मरीजों को, हमको ये नहीं है कि कोई व्यक्ति विशेष से जो है, सब जो भी मरीज यहाँ आएगा। इसके अलावा लैब में हमारे यहाँ 30% कम में जो है मरीजों को जो है जांच की जाए। आर्य कन्या विद्यालय समिति एवं आर्य समाज के तत्वावधान में शनिवार को आर्य कन्या विद्यालय परिसर में कंबल वितरण का कार्यक्रम किया गया। संस्था से जुड़े प्रदीप आर्य ने बताया कि आज लगभग 100 कंबल जरूरतमंद एवं असहाय व्यक्तियों को दिए जा रहे हैं एवं इनके साथ गुड़ भी वितरित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस समय लोगों की इम्यूनिटी पावर बीमारी के चलते कम हो गई है। इसी को देखते हुए हम गुड़ भी निःशुल्क वितरण कर रहे हैं ताकि इम्यूनिटी पावर बरकरार रहे। अब तक करीब संस्था द्वारा 250 कंबल वितरित किए जा चुके हैं। आर्य कन्या विद्यालय समिति और आर्य समाज की ओर से पिछले कई दिनों से कंबल वितरण का कार्यक्रम चल रहा है और आज भी हमने आर्य कन्या विद्यालय समिति परिसर में जो ज़रूरतमंद और निर्धन लोग हैं उनके लिए कंबल वितरण और उसके साथ ही साथ गुड़ वितरण का कार्यक्रम बनाया है, क्योंकि आज जो सबसे ज़्यादा आवश्यकता है सर्दियों में इम्यूनिटी बढ़ाने की, और मैं समझता हूँ गुड़ से अच्छी इम्यूनिटी किसी उसमें नहीं बढ़ सकती। इसलिए हमारी आर्य कन्या विद्यालय समिति और आर्य समाज ने ये निर्णय लिया कि कंबल के साथ साथ इसमें गुड़ का भी वितरण किया जाए। और मैं समझता हूँ आज अब तक अपन लगभग 250 कंबल और गुड़ आधा किलो हम बांट चुके हैं और रात्रि में भी हम इसी प्रकार कार्यक्रम कंबल वितरण का चलाते हैं। और आज आर्य कन्या विद्यालय समिति में लगभग 100 के करीब कंबलों का आज हमने यहाँ पर वितरण किया है। अतिथि के तौर पर कौन? आज यहाँ पर मुकेश सारवान जो नगर परिषद के अध्यक्ष हैं वो मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हुए थे। इसके अलावा देवेंद्र कौर जो वाइस प्रेसिडेंट है वो आई थी और नरेंद्र मीणा जो पार्षद और समाज सेवी हैं वो आए थे। आर्य कन्या विद्यालय समिति के जो प्रधान हैं श्री जगदीश प्रसाद जी गुप्ता, उनकी अध्यक्षता में ये सारे कार्यक्रम आयोजित। गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाई जाएगी 9 जनवरी रविवार को। स्कीम नंबर 2 स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा के सेवक मनमोहन सिंह ने बताया कि इस बार भी कोविड-19 के तहत कोई बड़ा कार्यक्रम गुरुद्वारे में आयोजित नहीं किया जाएगा। 7 जनवरी को अखंड पाठ प्रारंभ किए गए थे, जिसका भोग रविवार 9 जनवरी को पड़ेगा एवं उसके बाद कीर्तन दरबार सजाया जाएगा और गुरु के गुणगान किए जाएंगे एवं इस बार लंगर का आयोजन नहीं किया जाएगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। 9 तारीख गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा स्कीम नंबर 2 गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। सरकार की गाइडलाइन और कोविड-19 की वजह से प्रोग्राम को बहुत शॉर्टकट में बना रहे हैं। उसमें 7 तारीख को गुरु घर साहब में पाठ रखा गया है। 9 तारीख को सुबह 9:30 बजे पाठ साहब का भोग पड़ेगा। 10:30-11 बजे तक कीर्तन होगा, उसके बाद पूरी समाप्ति कर दी जाएगी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। शहर के स्कीम नंबर 8 स्थित दृष्टि आई हॉस्पिटल के मोतियाबिंद एवं रेटिना विशेषज्ञ डॉक्टर अभिनव सिंसिनेवार ने 14 साल के बच्चे के जन्मजात मोतियाबिंद का जटिल ऑपरेशन कर सर्जरी की। डॉक्टर ने बताया कि बच्चों को मोतियाबिंद की सर्जरी का प्रोसेस लंबा होता है। शहर के तिजारा फाटक निवासी आकाश सेन ने बताया कि सर्जरी के बाद प्रथम दिन से ही साफ दिखाई दे रहा है। मरीज की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण निःशुल्क ऑपरेशन किया गया। मरीज के परिजनों ने दृष्टि आई हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अभिनव सिंसिनेवार सहित हॉस्पिटल की टीम का आभार व्यक्त करते हुए इससे अनुकरणीय कार्य बताया। पेशेंट आया था हमारे पास आकाश सेन का नाम से, तिजारा फाटक के निवासी थे वो। कई जगह दिखा रखा था उसने, लेकिन उसका ऑपरेशन हो नहीं पा रहा था कई कारणवश। हमारे पास आया था, हमने बोला उसका कि ऑपरेशन करेंगे उसका, और वो आर्थिक रूप से भी सक्षम नहीं था। हमने कहा उसका निःशुल्क करेंगे। काफ़ी बच्चों के ऑपरेशन में काफ़ी दिक्कत रहती है। जो वयस्क होते हैं उनका ऑपरेशन थोड़ा उनके बजाय बच्चों में करने में दिक्कत वाला काम रहता है, लेकिन हमने उसको सफलतापूर्वक किया और उसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा आया है। बच्चा काफ़ी खुश है, दिख रहा है उसको पहले दिन से ही, और रोशनी में काफ़ी इजाफा हुआ है। तो सर उसके ऑपरेशन में क्या ऐसी खास बात थी, परेशानी थी? मतलब उसका ऑपरेशन जो कई जगह नहीं हो पाया आपने किया?
बच्चों के जो लेंस डलता है आँख में, उसका जो कैलकुलेशन का तरीका होता है वो वयस्क होते हैं उनसे काफ़ी अलग होता है। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड तरीका होता है उसको कैलकुलेट करने का। उसके अलावा बच्चे, जैसे बड़े लोग तो कोऑपरेट कर लेते हैं, बच्चे बेहोशी में करना पड़ता है, उनके समझाना पड़ता है, वो इतना कोऑपरेट नहीं करते हैं। उसके सर्जरी की विधि भी अलग होती है बच्चों में ऑपरेशन करने की, उसमें एक्स्ट्रा टाइम लगता है। बड़े लोगों का तो करीब 15-20 मिनट में ऑपरेशन हो जाता है, बच्चों में लगभग पौना घंटा लगता है। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम सतीश सैन है। बच्चे का? आकाश सैन। आकाश सैन। हाँ जी। अच्छा सर, तो आप दृष्टि आई हॉस्पिटल में किस पर्पज़ से आए सर? ये सर इसकी आँख दिखाई थी सर, कई जगह दिखाई थी, कहीं नहीं मतलब आराम मिला। यहाँ पे बहुत बढ़िया आँख बनाई डॉक्टर अभिनव जी ने। और बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास आँख बनाई।